राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा के लिए जो समय तय किया गया है वो 360 मिनट है और उसमें अगर हम दल के हिसाब से, दल की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 192 मिनट उसमें मिलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 148 मिनट मिलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल 8 मिनट और निर्दलीय 12 मिनट, लगभग औसत एक सदस्य की 4 मिनट की इसमें बनती है। जी आना चाहता हूँ कौन एड्रेस से पहले। स्पीकर सर, पिछले दिनों एक गंभीर इशू अम्बाड़ा में आया। हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय श्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के दौरान मेरी हत्या की साजिश रची गई और यहां तक भी कहा गया कि मेरी Z+ जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती की गई है। तो स्पीकर सर, आज मंत्री हैं, इतना गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी काम पहले शुरू हो, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी या तो होम मिनिस्टर घटाए या मुख्यमंत्री जी घटाए। देखिए, अगर आपको कोई भी विषय देना है लिखित में दें। अभी ये बड़ा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मंत्री को कह रहे मेरी हत्या की साजिश रची गई, बाकी बातें छोड़ो, सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री इसमें जवाब दे कि या तो कमेटी बिठाई जाए या उस तरह जांच कोई कराई जाए। बहुत गंभीर इशू है, मेंबर उसके मेंबर है, मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश चुनाव में रची गई है। देखिए, अभी हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। अगर विषय कोई, अगर आपको कोई विषय लिखित में देना है, अगर आपको कोई विषय देना है तो आप लिख कर दें। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे दें। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। अगर कोई विषय आप लिखित में देना चाहें तो उसको विचार किया जाएगा। एक जांच का विषय है, बहुत गंभीर इशू है। ठीक है, आपने विषय रख लिया, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। इसमें स्पीकर सर, जो गौड़ा साहब ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये लॉ एंड ऑर्डर का है और एक आम आदमी की सिक्योरिटी का नहीं। पूर्व गृह मंत्री और जो अपने कार्यकाल में बहुत ही मतलब उनकी बड़ी कार्यशैली बड़ी मजबूत रही, उन्होंने रिजल्ट भी दिए। ऐसे मतलब इनको गब्बर भी कहा जाता है, गब्बर। तो ऐसे आदमी की और प्रेजेंट में मंत्री, उनकी मतलब ये कहता है कि मेरी साजिश रची गई मुझे मारने की। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि मेरे हर प्रोग्राम में खून खराबे की साजिश रची गई। तीसरा उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे हराने की कोशिश की अधिकारियों द्वारा। देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी जो चलती रहती है, बयानबाजी हर तरफ से बयान आते हैं। इन्होंने शपथ ली है, शपथ के बाद में बात कही। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी हम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा शुरू करें, क्योंकि इस प्रकार के विषय अगर हम बीच बीच में रखेंगे तो मैं समझता हूं कि जो सभी माननीय सदस्यों को हम समय देना चाहते हैं ताकि वो अपनी बात रख सके। ये इशू एक ठीक है, वो विषय आपने रख दिया, वो विषय रख दिया, उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं होगी। उसके कोई बात नहीं, आप चिंता ना कीजिए, आपकी चिंता सबको है, मुझे भी चिंता है, मुझे भी। अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत गंभीर है, इसका समाधान भी निकलना चाहिए। मेरे पास समाधान है, एक कहो तो मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय इसको दे दे, तेरा पीछा छूट जाएगा। स्पीकर सर, देखिए, एक बात ध्यान में आई, वो ध्यान में करा दी गई है, सदन के भी, आपकी भी बात नोटिस में आ गई है। मेरा निवेदन है कि आप चर्चा शुरू करवाएं। मेरा सभी दलों से ये निवेदन भी है कि जो बोलने वाले हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनके नाम लिखकर वो भिजवा दिए जाएं। अब माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्री मूलचंद शर्मा विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के
अत्यंत कृतज्ञ है जो उन्होंने आज 13 नवंबर 2024 को प्रात 11 बजे इस सदन में देने की कृपा की है। अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय जी ने जो विजन रखा है सरकार का, एक सरकार के बारे में जो विस्तार से जो चर्चा हुई है इसमें, और सरकार जो सफल जो कार्यक्रम हर क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम किए हैं कि हरियाणा एक पहला प्रदेश ऐसा है और हरियाणा की अपनी पहचान भी हुई है। बिन खर्ची बिन पर्ची जो 24,000 अभी डी ग्रुप के सी ग्रुप के आप लोगों ने भर्ती की शुरुआत की थी, जो 24,000 हैं पूरे हरियाणा में। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत की है, ये हरियाणा में बहुत बड़ी पहल है कि हर व्यक्ति कल्पना करता था कि कौन व्यक्ति, कौन विधायक, कौन मुख्यमंत्री मेरे बच्चों को नौकरी देगा। उसी के आधार पर वोटों का आधाकरण होता था। और मैं कहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो नौजवान साथी थे, और वो क्या है कि बेरूम रह जाते थे, उनको कोई अप्रोच मिलती नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरुआत की है हरियाणा में, आम व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहता है ऐसी सरकार हरियाणा में पहली बार आई है जहां आम व्यक्ति का बच्चा बिन खर्ची बिन पर्ची के हरियाणा में नौकरी जो लगता है। मैं सरकार का आपका तहे से धन्यवाद स्वागत करता हूं। और आदरणीय, जहां किसानों के लिए, किसानों के क्षेत्र में भारतीय जनता हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर फसलें जो 24 फसल हैं, तो पूरे हरियाणा में न्यूनतम खराबे की बात हो, हरियाणा सरकार ने हमेशा लगातार जो किसान की तरफ पूरे प्रदेश में ध्यान दिया है। मैं आज सब सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे आज सिंचाई के लिए, कि हमारा दक्षिणी हरियाणा जो पानी के लिए जो महरूम रहता था और हरियाणा में जो पानी के लिए हाहाकार करता था, और मतलब पूरे हरियाणा में जो पानी के हालात हैं, खारा पानी है नहीं, और 700 जिस तरह के तालाब जिनकी सफाई की खुदाई करके रिचार्ज के लिए शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है, और उसका पूरे प्रदेश में आज पानी के जो कहते हैं कि हरियाणा में रिचार्ज हुआ है। और जो दक्षिणी हरियाणा में जो पानी की जो समस्या आकार थी, या भिवानी की बात करें, महेंद्र की बात करें, या पलवल और मेवात की बात करें, और वहां तक भी आज पानी सफाई के साथ नहरों की जो साफ और सफाई जो की जाती है, पानी का भी वहां इलाके में पानी जो पहुंचा है, मैं इसका भी तहे से धन्यवाद स्वागत करता हूं कि आने वाले समय में जो हरियाणा में जो पानी की समस्या इस तरह से सरकार की प्रयास रही, तो इससे पूरे प्रदेश को, या खाड़ी का, मैं तो कहता हूं फरीदाबाद और गुड़गांव 2 ऐसे जिले हैं खाड़ी के पानी का सबसे बड़ा दौर है। पानी है नहीं, आज भी यमुना के रेनीवेल से जहां करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 150 करोड़ से रेनीवेल की जो योजना शुरुआत की है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हरियाणा प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में पानीपत में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, और वहां से आंकड़ा जहां मात्र 871 था, और आज हमारा आंकड़ा बेटी बचाने के उस पर आज 900 प्लस के आसपास है। तो पूरे हरियाणा में जो रेशो था, लिंग अनुपात था, वो सबसे कम था। अध्यक्ष महोदय, और जो सरकार की जो नीति पूरे प्रदेश में रही है, आम व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए, और सरकार ने जो काम किए हैं, और मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आम व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति के लिए परिवहन में जो सुविधा दी है, 24 लाख लोगों को कभी परिवहन में यात्रा करने का मौका नहीं मिलता था, और परिवहन में यात्रा जिस तरह के कार्ड हरियाणा सरकार ने बनाने का काम किया,
साल में 1000 किलोमीटर आम व्यक्ति, बीपीएल का आदमी, हर व्यक्ति जो बुजुर्ग आदमी है, जो 60 साल से ऊपर का, कहीं भी हरियाणा के कोने कोने में कहीं तीर्थ यात्रा कर सकता है, कहीं दूसरे जा सकता है। और परिवहन में जो शुरुआत की है कि जितनी परिवहन में नई सुविधा को बेड़ों को जिस तरह बढ़ाया गया है, इससे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के हालात हरियाणा में हो गए थे कि बेड़ों में बस भी नहीं थी, और जिस तरह के स्टैंड बनाए हैं, ये हरियाणा सरकार ने जो परिवहन के क्षेत्र में जो विकास किया है, और हरियाणा में जो खिलाड़ियों का जो सबसे बड़ा योगदान रहा, हरियाणा में जब पेरिस 2024 में पेरिस ओलंपिक जो गेम हुए, जिसमें से 6 में से 4 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी, कहते हैं हरियाणा का हर दसवां नौजवान सेना में है, और हरियाणा का ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने जो खेल को बढ़ावा दिया है, और हरियाणा सरकार की नीति है, और पहली बार जो हरियाणा में इस तरह का हुआ है। और जहां विधवाओं की जो पेंशन, 40,000 की है, ये पहली बार हरियाणा में हुआ, एकदम उसको डबल करने का काम किया। और कोई भी फौजी, कोई अगर सेना में कोई की शहादत आती है, कोई व्यक्ति उसमें साथ देता है, तो 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उसको देने का काम ये केंद्र प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया। और कोई व्यक्ति इसके बाद भी कोई काम करना चाहे, 10 लाख रुपए तक का विदाउट इंटरेस्ट के उस काम कर सकता है। ये हरियाणा सरकार केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी देश और प्रदेश में रही है, मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय, जहां स्वास्थ्य की तरफ आयुष्मान, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इलाज के चिल्लाता था। अगर कोई गरीब व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट हो जाए, या तो उसे 1 साल 6 महीने किसी किसान या मजदूर मजदूरी करते करते हुए कहता है मैंने इस पैसे उधार लिए। मैं केंद्र प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करूंगा कि 5 लाख तक के इलाज, 1,80,000 जो 5 लाख का इलाज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति करता है, और जो 5 साल तक इलाज होता है। आम व्यक्ति के साल नहीं था, आदमी व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठता था। और केंद्र प्रदेश की सरकार की जो नीति है, उससे आम व्यक्ति को आयुष्मान है, चिरायु है, इससे आम व्यक्ति को लाभ मिला है। और उसके लिए सरकार ने यह भी कहा है कि 10 साल तक इलाज, 10 साल तक अपना 5 लाख रुपए इलाज करता है। इस सरकार की नीति, केंद्र प्रदेश की जो नीति है, पूरे प्रदेश में है। मैं तो, और जो गरीब के लिए राशन मिला है, गरीब के लिए मुफ्त केंद्र प्रदेश ने दिया है, हरियाणा सरकार ने भी, और 500 रुपये मास सिलेंडर जो देने का काम किया है पूरे हरियाणा में। मैं अपनी तरफ से सरकार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। व्यक्ति की सरकार है, मजदूर की सरकार है, और यही कारण है तीसरी बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कभी कल्पना नहीं थी हरियाणा में कि यहाँ कमल खिलेगा। तीसरी बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी, जो नीति केंद्र प्रदेश की नीति है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से बनी कि आम व्यक्ति की सरकार है। किसी जाति, कुछ क्षेत्र की बात की, क्षेत्रवाद हरियाणा में था, जिस तरह का जातिवाद हरियाणा में था, जिस तरह के हिस्सों में बटा हुआ था हरियाणा, ये पहली बार हरियाणा में हुआ। आम व्यक्ति कहता है ये हमारी सरकार है, ये मेरी सरकार है, ये सबकी सरकार है, जिसमें हर व्यक्ति अपना हिस्सा मांगता है। मैं तो कहूंगा सरकार की जो नीति है, आम व्यक्ति की सरकार है। और मैं राज्यपाल महोदय ने जो किया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं और समर्पण करता हूं। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि तिगांव निर्वाचन क्षेत्र के विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल घरोरा, जिला फरीदाबाद के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री प्रमोद कुमार विज विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मूलचंद शर्मा विधायक द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। सदन में आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन का अनुमोदन करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया,
इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की दूरदर्शिता, शालीनता एवं मृदुभाषी और उनके ईमानदार प्रयास से हरियाणा को भारत का सिरमौर बनाने में सहायक होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया, उसमें हरियाणा की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उसमें योगदान होगा। मंत्री जी, माननीय सांसद, माफी चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि वो जात पात में विश्वास नहीं करते, उनके लिए 4 जाति हैं। उन्होंने इसका बयान किया कि युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण का भारत को विकसित बनाने में मदद करेंगे और इसी दिशा में आज इन चारों वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हो या महिला सम्मान के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण देने का कार्य हो या किसान कल्याण हेतु MSP 24 फसलों पर हरियाणा देने वाला पहला प्रदेश है पूरे भारतवर्ष के अंदर। ऐसे अनेक कार्य हैं जो प्रदेश सरकार निरंतर कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के नागरिकों द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार को पसंद किया जा रहा है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव में बहुत एक्सपीरियंस हुए। किसी भी सभा में जाते थे, आम सभा में हम पूछ लेते थे, अध्यक्ष जी क्या किसी की नौकरी लगी है, तो 10 हाथ खड़े हो जाते थे वहां पर और वो खुद आकर स्टेज के ऊपर बताते थे ये हमारी हरियाणा की सरकार, जिसका लोगों ने मन में बसा लिया हुआ कि यही सरकार चाहिए जिसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के हजारों बच्चों को नौकरी दी गई। छोटे छोटे परिवारों में, कई परिवारों में तो 4 नौकरियां, एक गांव में 85 नौकरी मिली है। लोग इसका धन्यवाद करते हैं कि पहली बार ऐसी सरकार बनी है। नहीं तो सुनने में आता था कि पहले की सरकारों में किस तरह की रिश्वतखोरी चलती थी नौकरी लेने के लिए। इसका लोगों ने बहुत हमारे को अप्रिशिएट किया है। हरियाणा की सरकार को, नायब सैनी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत लोगों ने इसका विश्वास जताया और शायद यही वजह है कि हमारी हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनी है। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। गरीबों को उचित तरीके से स्वास्थ्य का लाभ मिले, गरीब पैसे के अभाव में उपचार से वंचित ना हो और सभी को 45 लाख परिवारों को 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसके साथ ही अभी जो हमारे 70 साल से ऊपर के नागरिक हैं उनको मुफ्त उनका बीमा किया जा रहा है 5 लाख रुपए तक। ये एक नया है। और एक किडनी रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। हरियाणा की सरकार का ये निर्णय, मैं नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किडनी से पीड़ित लोग हैं, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखा गया। हैप्पी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 84 लाख लोगों को एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा प्रदान की गई है। बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए गए अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मेरी विधानसभा से पानीपत से शुरू किया था, आज लिंगत्वाद में जो 871 था 2014 के अंदर, आज वो 916 का आंकड़ा आया हुआ है। जो एक बहुत विशेष बात है कि महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 45 लाख परिवारों ने घर बैठे 400 योजनाओं व सरकार की सेवाओं का लाभ उठाया। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांव में लाल डोरा के भीतर 25 लाख परिवारों को मालिकाना हक प्रदान करके एक परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नायब सिंह सैनी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। पीएम किसान योजना के तहत प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 20 लाख किसान भाइयों के खाते में करोड़ों रुपया दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हरियाणा के किसानों को भी लगातार राशि दे रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नायब सरकार प्रदेश के आम जनों को स्वास्थ्य बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 74 लाख व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच
सरकार ने बिल्कुल मुफ्त की है। ये एक नई योजना है जिसका लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को भी छत मिले, इसके हेतु 30-30 गज के लगभग 15,000 प्लाट वितरित किए गए हैं। दयालु योजना के अंतर्गत एक ऐसी योजना है जिस घर में देहांत हो जाता है 1 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के किसी का, और अगर अंदाजा लगाइए किसी के घर में किसी का कमाने वाला चले जाए तो उसके घर की हालत क्या होती है। तो सरकार ने जो दयालु योजना आई है इसके अंतर्गत किसी भी आदमी का किसी वजह से देहांत होता है 60 साल तक की उम्र को, उसको 5 लाख रुपए तक योगदान दिया जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पानीपत विधानसभा में लगभग 23 लोगों को इसका सरकार ने पैसे भेजे। मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी योजना लाया, हमारे मुख्यमंत्री जी, और लोगों इसका अपने गुजारे के लिए, खासकर विधवाओं माताओं बहनों को अपने गुजारे के लिए राशि मिलती है, उनको बहुत बड़ा योगदान है ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई देने के लिए 13 लाख मुफ्त कनेक्शन दिए गए और आज 500 रुपए की राशि से उनको सिलेंडर दिया जा रहा है। हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकरण लागू किया है और क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा तो खिलाड़ियों की जन्मभूमि है। आज जितने पैरालंपिक गेम है, ओलंपिक गेम है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, हरियाणा के जो एथलीट है, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, एक से एक बढ़ के रिजल्ट दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर कुछ मेडल आते हैं जो उसका 1 या 40% मेडल सिर्फ हरियाणा लेके आता है। मैं इसके लिए सरकार की नीतियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो खिलाड़ियों की देखभाल करने के लिए न सिर्फ मेडल आने के बाद उनको अवार्ड दिया जाता है करोड़ों रुपए में, अभी तो उनकी तैयारी के लिए भी उनको राशि दी जाती है। और मैं इन खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि भारत का नाम वो ऊंचा कर रहे हैं। और खास करके पानीपत से पहला ओलंपिक मेडल जो आया था, मैं याद दिलाना चाहूंगा नीरज चोपड़ा जी का, वो पानीपत से ही बिलोंग करते हैं, गांव खंडवा से। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की भूमि वीरों की भूमि है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि हम सब ने दी। आप देखिए कितने हमारे वीर सैनिक शहीद होते हैं। ये हरियाणा की भूमि ऐसी है, केंद्रीय सरकार तो जो मदद करती है फाइनेंशियल उन परिवारों की करती है, लेकिन हरियाणा सरकार 40,000 रुपए की पेंशन जो बढ़ा के की गई है, 40,000 रुपए की पेंशन, और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की राशि केंद्र की राशि के अलावा वो राशि भी हरियाणा सरकार देती है। इसके लिए मैं सरकार की इस योजना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही साथ वापस में बिना पर्ची बिना खर्ची की बात एक बार फिर करना चाहूंगा कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों के इंटरव्यू खत्म किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसमें कुछ भी घपला होने का चांस होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी योजना लाके एक न्यायपूर्वक लोगों को नौकरी देने का साधन बनाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और HKRN के तहत लगभग 12,000 अनुबंधित कार्यकर्ता की सेवा की जो उनकी टाइम है उनको निश्चित किया है कि उनको उस समय तक सुरक्षित किया है कि उनका तब तक काम करने का टाइम रहेगा। 1,20,000 के लगभग, माफी चाहूंगा गलती है। सीएम विंडो के माध्यम से 11 लाख से ज्यादा जन शिकायतों का पारदर्शिता से समाधान करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। सीएम विंडो एक कामयाब हमारे पास साधन है जिसके अंदर लोग अपनी समस्या बताते हैं और उसका समाधान किया जाता है। मैं खेलों में पुरस्कार देने वाला हरियाणा सबसे बड़ा राज्य हमारा ही है। इतना इनाम एथलीट्स को कहीं नहीं दिए जाते। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार शायद इसी वजह से आई, और इसका यह प्रमाण है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में विश्वास करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी में विश्वास करते हुए तीसरी बार सरकार बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में सभी नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी और हम सभी समृद्ध और सशक्त हरियाणा के निर्माण को नॉन स्टॉप गति से साकार रूप देंगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए
या हरियाणा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने आज 13 नवंबर 2024 को 11 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है। श्री अशोक अरोड़ा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, जब भी कभी महामहिम का अभिभाषण होता है वो एक सरकार का आईना होता है। सरकार ये उसमें बताना चाहती है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, परंतु इस के पढ़ने के बाद लगा कि सरकार केवल पिछली जो बातें हैं उनका जिक्र किया और आगे का नहीं किया, और पिछला जिक्र करते हुए भी ये भूल गए कि पिछले 10 साल में जरूर दिखाना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर महामहिम ने के माध्यम से आभार व्यक्त किया कि जनता ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई, और मुख्यमंत्री जी को इस अभिभाषण में सरकार को यह भी दिखाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी गिनती से 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारे इंतजाम हो गए हैं, सारे अच्छे प्रबंध कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनका भी जिक्र कर दो, कौन से प्रबंध थे वो, उनका भी धन्यवाद कर देंगे, आप ही कर दियो। तो ये चुनाव से गिनती से पहले ये मुख्यमंत्री का ध्यान आना कि सारे प्रबंध कर दिए गए, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि जो प्रजातंत्र के अंदर जनता का फैसला था उसको चुराया गया, और इस चुराने में ईवीएम का भी इस्तेमाल हुआ, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए था, जो इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब इसका जवाब देंगे, मुख्यमंत्री जवाब देने दे देंगे, ठीक है, आप बैठिए, मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे दे देंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उस पर क्यों बोल गए, जो सदमे से बाहर निकलो। अध्यक्ष महोदय, ये कितनी गप्पे हारते रहे, हम कोई नहीं बोले, तो अब ये बोलने से क्यों तो आप किसी ने ऐतराज किया, विद साहब क्या क्या कह रहे थे, वो पंडित क्या क्या कह रहे थे, बार मारी फिर वहीं चलिए, तो ये कोई बात है। तो अब ये बीच में सभी सदस्य अपनी बात वो विधायकगण है, जवाब मौका मिलेगा, से सुनो, जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सुनी है, यहाँ सुनो। स्पीकर साहब, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो प्रमोद जी कुछ नहीं कह रहा, प्रमोद जी मैं तो यही कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, आप अपनी बात कि जब आप इस चर्चा का जवाब दें, कम से कम हमें तो पता लगे कि वो प्रबंध क्या है, हर प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए। तो मेरा यही है। और इसका दूसरा, स्पीकर सर, हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, और ज्यादातर लोग यहां खेती से जुड़े हुए हैं, और लगभग यहां पर जो गेहूं की फसल है 62 लाख हेक्टेयर में होती, और जिक्र बहुत आज हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात की कर रहा है कि डीएपी की, और सरकार की तरफ से लगातार एक बात आती है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। और हमारे कृषि मंत्री जी मेरे मित्र हैं, बहुत लंबे समय तक हम इकट्ठे रहे, और मुझे पता है कि बहुत अच्छी खेती भी करते हैं, इन्होंने खुद खेती की है, उनको मुझे समझ नहीं लगती, कहते हैं कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। डीएपी एक ऐसी चीज है, स्पीकर सर आप भी किसान है, जो केवल बिजाई में डाली जाती है। जब खेत में बीज डालते हैं डीएपी डालते हैं, और जब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिलेगी, आज लाइनों में लग रहे हैं। एक उकुलाना हल्के के किसान ने आत्महत्या कर ली, कितनी
दुख की बात है कि लैंड तो समय पे डीएपी नहीं मिलती। तो इस प्रकार डीएपी की जो आपके पास आंकड़े हैं सरकार के पास कि डीएपी की कितनी खपत है, कितनी हमें मिलनी चाहिए, और एक कृषि वैज्ञानिक हुए भारत सरकार के डॉक्टर लाठर, उन्होंने कहा कि हर साल 10% डीएपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि डीएपी डालने से फसल ज्यादा होती है। तो इसलिए सरकार को पहले इसका इंतजाम करना चाहिए था, जो सरकार इसको नहीं कर पाई। अब एक और बड़ा इशू है पराली जलाने का। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लोग जो जज है हमारे माननीय, वो सरकार पे डांट मारते हैं, सरकार अपना गुस्सा किसानों पे काट देती है। अब मुझे एक बताओ कि एक ऑफेंस करने पे सजा एक ही बार मिलती होगी, परंतु पराली जलाने के मामले में एक ऑफेंस में जुर्माना भी किसान पे लगा देते हैं, उसके ऊपर एफआईआर भी कर देते हैं, और क्या देते हैं 2 साल के लिए पोर्टल पे भी आपका नाम नहीं आएगा। एक ऑफेंस की 3-3 सजा हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान को दे रही है। ये किस प्रकार की सरकार? स्पीकर सर, इस चीज को गौर करना चाहिए। और ये जो पराली का पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन है स्पीकर साहब, खाली हवा से नहीं होता, हवा के साथ पानी का भी होता है, आवाज का भी होता है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आज प्रदूषित पानी है, नालों में पानी है, वो पानी है, तो इस प्रकार। अब रही स्पीकर सर, पराली किसान मजबूरी में जलाता है, पराली कोई शौक से नहीं जलाता। पराली क्योंकि बिजाई करनी होती है, किसान के पास इतने साधन नहीं है। अब अगर सरकार ये जो 1000 रुपये एकड़ देते हैं किसान को कि हम आप पराली मत जलाओ, 1000 रुपये एकड़ देंगे, मेरा सुझाव है सरकार कि आपके पास हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री के पास इतने साधन नहीं है। अब अगर सरकार ये जो 1000 रुपये एकड़ देते हैं किसान को कि हम आप पराली मत जलाओ, 1000 रुपये एकड़ देंगे, मेरा सुझाव है सरकार कि आपके पास हरियाणा एग्रो में मैं मानता हूं शायद कोई लंबा चौड़ा प्रोक्योरमेंट के अलावा काम भी नहीं है, तो आप उनको ये काम सौंपो। मशीन आज 2 एकड़ का किसान रह गया, कहां से मशीन लेगा? मशीनें महंगी है। तो इसका अगर सरकार मशीनरी को उपलब्ध कराएगी, मैं कहता हूं कि 1000 एकड़ प्रोजेक्ट बंद कर दो, परंतु उनको मशीन उपलब्ध कराओगे तो ये पराली जलाने का काम बंद होगा। तीसरा, किसान का बहुत जिक्र किया कि हमने 24 चीजों पे एमएसपी दे दी। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी भी, आप भी और हम भी जहां भी रहते हैं, ये सारा दान का इलाका है। और इस बार स्पीकर सर, दान के किसान को जितना नमी के नाम पे कटौती लगी है ना, मैं मानता हूं इतनी कभी भी नहीं लगी। और इस बार जितना सूखा दान आया, इससे पहले कभी भी नहीं आया। हमारे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सारी मंडियों का अगर जिक्र करेंगे तो कम से कम 50 करोड़ रुपए किसान की जेब से दस्ती गया। ये बात कृषि मंत्री जी भी अपने इलाके में जाके पता करने, मुख्यमंत्री जी करने, आप करने कि पर्चा कटता है 2320 रुपए में बिक गई। 2320 में किसान ने जीरी बेची सरकारी एजेंसियों को, परंतु सरकारी एजेंसियां जो जीरी लेती हैं वो सेलर वाले उठाते हैं और नीचे लिख देते जाते हैं कि 100 क्विंटल के 20,000 रुपए किसान नगद ले गया। और नगद कहां गए, इस बात की सीएम साहब जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक घोटाला किसान के साथ हो रहा है। एमएसपी के नाम पे आपसे पूरे पैसे लिए जाते हैं और किसान को मिलता नहीं। इसमें कौन लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। एक बहुत बड़ा इशू है स्पीकर साहब, किसान के हमारा भी प्रदेश ही खेती से चलता है और उसमें अगर हमारे साथ ही लूट होगी तो बहुत है। अभी यहां पर कहा गया सबका साथ सबका विकास नारा दिया गया और जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए स्पीकर सर,
वो कुछ और दिखाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है उसमें 70% आबादी आज हमारी बीपीएल से नीचे चली गई। एक तरफ हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो 70% से नीचे कैसे चली गई? ये स्पीकर साहब वही बात है कि एक एवरेज निकाल ली जाती है। आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है, 110 की एवरेज निकाल लेंगे तो 55 होने चाहिए। मेरे 55 है, 45 कौन देगा? इसको कौन पूरे करेगा? 70% आबादी हमारी आज बीपीएल में चली गई है। ये बड़ा सोचने का भी बड़ा गंभीर इशू है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा की बात करते हैं, 70% लोग तो फ्री का खाना लेके पेट भरते हैं। हमारे बच्चे रोजगार के लिए डोंकी में जाते हैं, वहां जाके दूसरे देशों में मजदूरी करते हैं, और हम विकसित भारत विकसित हरियाणा की बात करते हैं। बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे चले जाते हैं, महंगाई पे हम नंबर 1 पे चले जाते हैं। तो स्पीकर सर, ऐसे गंभीर इशू आज हरियाणा में आ गए कि हमारा युवा आज नशे की तरफ चला गया, युवा अपराध की तरफ चला गया। आज अपराध कितना बढ़ रहा है? अगर कंक्लूड हो गया तो ठीक है, नहीं तो जल्दी नहीं, अभी तो मैं रह रहे थे। ठीक है, आप कहिए कर लो हम सीएम साहब। चलिए अरोड़ा जी। सफाई की व्यवस्था ठीक की होती तो ये आज इतना डेंगू नहीं फैलता। और मुझे हैरानी होती है कि डेंगू को रोकने की बजाय, डेंगू के उपाय करने की बजाय जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। अब हमारे परसों में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 230 पेशेंट कुरुक्षेत्र में डेंगू के पाए गए, जबकि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें 200 तक कम हो। एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोग कईयों की जान भी जा चुकी है। तो इस गंभीर पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। और एक और स्पीकर सर, एजुकेशन के ऊपर अभी मैं पढ़ रहा था कि 53% जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, 70% बीपीएल में आ रहे हैं और 53% बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों में मास्टरों की कमी है। और सरकार, मुझे लगता है सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, जो कि एक बहुत गंभीर है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है स्पीकर साहब और बहुत बढ़ेगी। इस पे सोचना जरूरी है। स्पीकर सर, अभी जिक्र आ रहा था ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का कि हमने इतने लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मिले कि जिनको चुनाव से पहले अगस्त में ज्वाइन करा दिया, उनको कोई महकमा नहीं दिया, कमिश्नर ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग हो गई और अब 3 महीने हो गए उनकी सैलरी नहीं मिल रही। सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अगर आपने उनको ज्वाइनिंग करानी थी, कहीं महकमे कराते, उनकी सैलरी देते, आज उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। गीता जयंती महोत्सव बहुत अच्छी बात है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पे जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया था, गीता जयंती मनाई जाती है। और स्पीकर सर, कोई आज से नहीं, ये गीता जयंती सबसे पहले हमारे वहां गीता धाम में स्वामी गणेशानंद जी होते थे। उन्होंने एक धार्मिक आयोजन यहां पर शुरू किया था गीता जयंती का, और जिसकी सरकार रही, कांग्रेस की रही, लोकदल की रही, बीजेपी की, सबने इसको अच्छे ढंग से मनाया और अब भी अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, गीता जयंती को धार्मिक आयोजन रखो, गीता जयंती को कमर्शलाइज मत करो। गीता जयंती के ऊपर, हमारे ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो एक पवित्र ब्रह्म सरोवर है, वहां पर कमर्शियल स्टॉल लग जाते हैं और खाने के स्टॉल लग जाते हैं। तो मैंने बात की केडीपी वालों से, मैंने कहा खाने के स्टॉल तो बंद कर दो। कहता हमें 50 लाख रुपए आते हैं। मैं कहा विधानसभा से स्पीकर साहब से मांग कर लूंगा, मुख्यमंत्री से मांग कर लूंगा, तुम्हें 50 लाख दे देंगे। कम से कम इसकी पवित्रता तो ना भंग करो। वहां पर वहीं लोग खाते हैं और वहीं पे वो कबाड़ घेर देते हैं तो सरोवर के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार स्नेह सरोवर है, स्नेह सरोवर की
पवित्रता के बारे में जब एमपी साहब थे मुख्यमंत्री आज के, इनको भी मैंने उस समय कहा था कि सोच का सीधा पानी आ जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। बंद करो, वहां पर वहीं लोग खाते हैं और वहीं पे वो कबाड़ घेर देते हैं जो सरोवर के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार स्नेह सरोवर है, स्नेह सरोवर की पवित्रता के बारे में जब एमपी साहब थे मुख्यमंत्री आज के, ये मेरा आपको एक सुझाव है। और स्पीकर सर, एक बात और कहना चाहूंगा। यहां पर कहा गया है कि 5 लाख आवासीय योजना शुरू करने जा रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा स्पीकर सर कि आज शहरों के अंदर गरीब आदमी का मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया। मकान बहुत महंगे हो गए, प्लाट। आपकी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू तो कर दी, 5 एकड़ पे भी आपने लाइसेंस दे दिया, परंतु उस पर कोई कैप नहीं लगाई। किसान की जमीन 3 करोड़ रुपए एकड़ से लेकर 30,000 रुपए गज पे बेचनी शुरू कर दी। तो मेरा एक सुझाव है इसके अंदर कि पहले हुड्डा के सेक्टर कटा करते थे स्पीकर सर, हुड्डा के सेक्टर कटते थे, उनके ड्रा निकलते थे, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग थे उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती थी, उनका एक कोटा फिक्स होता था। तो मेरी एक बात है कि गरीब आदमी भी शहर में अपना मकान बना सके, उसको भी ठीक रेट पे हुए, दोबारा से हुड्डा के सेक्टर निकाले जाए, ड्रा निकाले जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे सरकार काम करते हुए ये करे। पहले जो हुड्डा सेक्टर कटे थे उनको नगर परिषद में सफाई का ठेका दे दिया। अब हुड्डा के पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो सफाई कौन कराओगे? नगर परिषद की अपनी नहीं सफाई होती। हुड्डा के सेक्टर भी आज ऐसे बन गए जैसे गांव में होते हैं, वहां भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा पशु आज इतने हो गए हैं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर तो एक महिला, स्पीकर साहब, एक पशु ने नोच नोच के खा लिया, उसकी मौत हो गई। और अभी कल ही कुरुक्षेत्र के आजाद नगर के एक दंपति आगे पशु आ गए, उनके एक्सीडेंट में उनको चोट लगी। अरोड़ा जी, केवल इस दृष्टि से, क्योंकि दल का समय, दल के सभी सदस्यों का समय है, केवल इस दृष्टि से ध्यान रखें। वाइंड अप कर रहा हूं जी। एक मिनट से सर, अरोड़ा साहब किसान के बेटे हैं। आवारा पशु कभी आवारा होता है? पशु बेसहारा है, और कितना हमारी गौ माता के साथ कितनी जाति ये बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों पहले भी सदन में विषय है, तो बेसहारा वो, और कुरुक्षेत्र को कॉमर्शलाइज ना करें। अरे टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं, आंध्र हरियाणा को, कुरुक्षेत्र को देश के नक्शे पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, उसको कॉमर्शलाइज की बात कर रहे हैं। ठीक, मंत्री जी ने कहा कि बेसहारा, ठीक है बेसहारा कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने ठीक कहा। परंतु बेसहारा आज जिनकी आप पूजा करने की बात करते हो, आज वो प्लास्टिक खा के मर रही हैं, उनकी तरफ भी ध्यान कर लो। मैं तो अपने शब्द को ये ठीक कर लूंगा। और मैंने कुरुक्षेत्र को कमर्शियलाइज नहीं, गीता जयंती को, ब्रह्म सरोवर को कमर्शियलाइज किया। आप उसको ध्यान देके आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। तो मैं एक बात कहूंगा कि सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं से वादा किया था, लाडो लक्ष्मी योजना में 21 देंगे। तो गवर्नर मुख्यमंत्री जी को जिक्र ही नहीं है, इसका जिक्र भी करवा देंगे। जब करो बोलोगे जद कर दोगे। बहुत इंतजार कर रही हैं आपकी बहनें, हमारी बहनें, वो इसका भी होना चाहिए। और ये जो आज गवर्नर एड्रेस आज हुआ है, मुझे लगता है इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ पुराना है, पुराने उस पर चल रहे हैं। पहले भी धान घोटाले होते थे, अब भी हो रहे हैं, तो इनके रोकने के प्रबंध किए जाए। आपका धन्यवाद स्पीकर साहब। घनश्याम दास अरोड़ा जी। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं 40 नए चुने हुए विधायकों को जो पहली बार सदन में आए हैं,
उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीसरी बार सरकार बनने पर मतदाताओं का धन्यवाद। और उस सरकार बनाने में हरियाणवी एक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो हमारी सरकार का नारा था उसके ऊपर हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने मोहर लगाई। उन्हें उनका धन्यवाद। हरियाणा सरकार, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में अनेक बातों की चर्चा की। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि केवल पिछली बातों की चर्चा की है। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2 लाख लोगों को नौकरी देने का संकल्प, 5 लाख लोगों को अन्य रोजगार देने का संकल्प और ओलंपिक नर्सरी के लिए 25 लाख प्रत्येक गांव को देने का एक निर्णय, किडनी रोगों का मुफ्त इलाज, मेडिकल सीटें बढ़ाकर 3,500 करने की घोषणा और रेवाड़ी में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सहकारी क्षेत्र में लगाने की बात और यमुनानगर और हिसार में 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात जो कही है, ये भविष्य का एक दर्शन, भविष्य की सोच हरियाणा सरकार की इसके माध्यम से परिलक्षित होती है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन पर खरीदना, पानी की बचत के लिए धान से लोगों का ध्यान हटे, अन्य फसलें बोएं या खेत खाली रखें, इसके लिए 10,000 रुपया देना, मानसून में देरी के कारण किसान अपनी फसल बीजने से वंचित न हो जाए, इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2,000 रुपये फसल बीजने से पहले देना और 48 घंटों में डीबीटी के माध्यम से वो किसान का भुगतान हो जाए। ये हरियाणा सरकार के निर्णय सराहनीय हैं और वर्तमान चुनाव जो पिछला हुआ है 2024 का, जनता ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना, 1,70,000 से अधिक लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देना, HKN के माध्यम से 1,20,000 युवाओं की नौकरी को रिटायरमेंट की एज तक उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार जनता के हित में निर्णय ले रही है। ओलंपिक में कुल 6 पदक मिले हमें, 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले, इस बात का प्रमाण है कि हमने खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण बनाया हुआ है और उनको सुविधा दे रहे हैं। हैप्पी कार्ड योजना, 84 लाख लोग 1,000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसका विस्तार करना, इस बात का प्रमाण है कि हम समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में के कारण लिंगानुपात में सुधार हुआ, प्राकृतिक आपदा में 133 करोड़ 75 लाख का हमने भुगतान किसानों को दिया, जो इस बात का प्रमाण है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हैं। इसके साथ ही इन सब बातों के साथ साथ अपनी विधानसभा की चर्चा न करूं तो मामला अधूरा रहेगा। मेरी विधानसभा के 2 गांव 3 बूथ घोड़ों पिपली टापू माझी, ये जमुना के पार पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया कि जब तक पुल नहीं बनेगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमने निवेदन करके उनको कहा कि लोकतंत्र का एक पर्व है, आप अपने मत का प्रयोग करें, हम पुल निर्माण करने के लिए आपकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। पिछली बार भी उठाई थी, तो इसकी तरफ प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पुल निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करे, कोई उसका एक रोड मैप तैयार करे और उन गांवों में, क्योंकि जमुना जी बीच में आती हैं, नलकूप के लिए किसानों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, कुछ दिए गए थे पहले, तो नलकूप के कनेक्शन देने का काम भी करना चाहिए। यमुनानगर एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर के कारण जो यातायात का दबाव काफी रहता है, परंतु यमुनानगर में ट्रक अड्डा नहीं है,
तो ट्रक अड्डा अर्थात मोटर मार्केट वहां बनाई जानी अति आवश्यक है। और एक बहुत लंबे समय से उद्योग क्षेत्र होने के कारण आईसीडी इंटरनेशनल कंटेनर डिपो जो रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है उसकी मांग भी वहां के उद्योगपति कर रहे हैं। उसकी मांग को हम केंद्र सरकार के समक्ष रख के कई बार सर्वेक्षण हो चुके हैं, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में शिलान्यास किया था गुरु तेग बहादुर साहब मेडिकल कॉलेज का, वहां तक 4 मार्गी सड़क का निर्माण, ताकि लोगों को 20 किलोमीटर घूम कर न जाना पड़े। 4 मार्गी निर्माण हो जाएगा तो यमुनानगर से केवल 5 मिनट में उस अस्पताल में रोगी अपनी चिकित्सा के लिए वहां पहुंच पाएंगे। इसी तरह यमुनानगर में और हर शहर में हाई टेंशन वायर्स, बिजली की जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां से निकल रही हैं, प्रदेश सरकार को, बिजली विभाग को इसके लिए एक योजना बनाकर ताकि दुर्घटनाएं ना हो, लोगों की जान ना जाए, हाई टेंशन वायर को बाहर निकालने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही यमुनानगर में 200 बिस्तर का नया सिविल अस्पताल बना है, वहां कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा, पिछली बार मैंने ये प्रश्न लगाया था, तो वो भी दी जानी आवश्यक है। जिला हेडक्वार्टर में ये सुविधाएं होंगी तो लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि यमुनानगर के सिविल अस्पताल में जब 100 बिस्तर का अस्पताल था उतना ही स्टाफ है, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, डॉक्टर का, नर्सिस का, उसको भी आवश्यकता अनुसार जितने वहां रोगी हैं 200 का अस्पताल है वो अवश्य पूरा किया जाए, ताकि अस्पताल में आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो हर रोगी तक पहुंच सके। इसके साथ ही यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग का हब है और इस समय बोर्ड प्लाई उद्योग अपने सर्वाइवल के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो मार्केट कमेटी की फीस जो है वो माफ होनी चाहिए ताकि वो उद्योग जिंदा रह सके, उसको पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े। और अंतिम बात, नगर की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि नगर साफ रह सके। आपने मुझे समय दिया, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता बुक्कल जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया। उम्मीद करती हूं कि लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरते हुए और राजधर्म का पालन करते हुए ये सरकार कार्य करेगी। पिछली बार सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक मूल मंत्र देने का काम किया। लेकिन जहां जहां पर हम लोग विपक्ष के विधायक थे वहां वहां पर हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव होने का काम किया। बीजेपी के बहुत से नेता अभी भी कह रहे हैं कि पिछली बार विधायकों के खातों में हमने पैसा डाल दिया। आप उनको जरूर बताएं कि एमएलए लैट जो दिया जाता है वो किसी विधायक के खाते में नहीं जाता, बल्कि वो सरकार को उस कार्यों को धरातल पर करवाने का काम करना होता है। और अभी भी इस प्रकार की बात की जा रही है, तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपसे मैं उम्मीद करती हूं, 15वीं विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ और सबका विकास किया जाएगा, तो हमारे क्षेत्रों के साथ किसी प्रकार से कोई विश्वासघात ना किया जाए। वहां पर जो हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारे समय से जो पाइपलाइन में थे, उनको वापस करने की बजाय उस पर पूरी तरह से काम करने का काम किया जाए। कह रहे थे कि सरकार का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, लोकतंत्र में पूरी तरह से इस तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन की देखरेख में जिस प्रकार से मैं समझती हूं ये खेल हुआ है, हम ड्रग्स डी एडिक्शन की बात करते हैं, यहां पर ड्रग्स एडिक्शन, नशा बांटा गया और वोट तो बराबर की आई है। 60% लोगों ने बीजेपी की सरकार को नकारने का काम किया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाला समय बेहतर हरियाणा के लिए हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं, हम पूरी तरह से कॉपरेट करने का काम करेंगे ताकि हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 की बजाय, क्राइम में नंबर 1 की बजाय, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1 की बजाय तरक्की में एक
नंबर का राज्य बने, इसकी ओर से, विपक्ष की ओर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा हम लोग दे रहे हैं। क्या हालत हो गई आज किसान की। हमारा किसान डीएपी की खाद के लिए लाइन में फिर रहा है। कहां उसको, किसान को अपने खेत तैयार करने हैं, खाद मिल नहीं रही है। और आपकी सरकार ये यहां पर उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट देती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमारे झज्जर में क्यों नहीं मिल रही। क्या कारण है कि क्षेत्रों में लाइन लग गई। इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। पराली को लेकर केवल किसानों को कहना, क्यों नहीं एनजीटी की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करते। इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। पराली को लेकर केवल किसानों को कहना, क्यों नहीं एनजीटी की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करते। और क्यों किसानों की हम जो है रेड लाइन एंट्री कर रहे हैं और फसल नहीं खरीद की जाएगी। क्यों किसानों को थानों में जाकर आज खाद लेनी पड़ रही है। और हमारे क्षेत्र में फसल हमारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मुआवजे के लिए हमने बार बार कहा, फिर भी हमारे क्षेत्र में जो है वो मुआवजा देने का काम नहीं किया। हाई टेंशन वायर्स को लेकर बना था, उसके लिए ये तय किया गया था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट किया जाएगा। एक भी मीटिंग उसकी नहीं हुई। माननीय अनिल विज जी उसके चेयरमैन बनाए गए, घोषणा पत्र के पन्नों को भी खोलकर नहीं दिया गया। आज फिर से एक संकल्प पत्र आया है। उम्मीद कर रहे थे कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय बताएंगे कि हमारी बहनों को लाडो योजना के तहत 2100 रुपया कब से मिलना शुरू होगा। एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी कोई खास चर्चा नहीं हुई। बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारा जो युवा है, अभी बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 बच्चों को हम सेवा सुरक्षा देंगे। आप उनको पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे, जब आप कह रहे हैं 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है। तो मैं जानना चाहती हूँ इस सदन के माध्यम से कि उपाध्यक्ष महोदय, तो जो अगर 1,20,000 इनको आप समायोजित कर लेंगे, तो क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है या 2 लाख नौकरियां जो है वो अलग है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कोई शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं, कोई बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं, कोई एक सर्विसमैन नहीं, कोई डिसेबल नहीं। ये चल क्या रहा है देश में। कौन हमारे जो है इनकी हितों की रक्षा करने का काम करेगा। और इस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है। परिवारवाद आप कह रहे थे, एक एक परिवार में से 4-4, 5-5 हमारे पास हैं, तो आप सूची टेबल करें, जिस समय ये आपको यहाँ पर बिल लाने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे थे ग्रुप सी और डी की, ग्रुप सी डी के लायक रह गए क्या हमारे हरियाणा के बच्चे जो आईएएस में टॉप करते हैं, इंडियन जो बाहर जा रहे हैं, आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन केवल ग्रुप और सी और डी के लिए हरियाणा के बच्चों को आज क्या कारण है। क्लास 1 और क्लास 2 में उसको बच्चों को नहीं दे रहे। जुडिशरी का रिजल्ट आया, आपने रिजर्वेशन की जो सीटें थी उसको खाली छोड़ने का काम किया और जनरल कैटेगरी में जो है बाहर के बच्चों को भरने का काम किया। क्यों हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं दी जा रही। यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन कर रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। स्पीकर महोदय का खुद का जो क्षेत्र है, पूरे गांव वहां पर खाली हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप यहां पर रह गए, पैसा अपनी जमीन बेचकर वो जा रहे हैं। इलीगल तरीके से उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हमारे यहाँ पर जब जॉब की बात आती है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, चाहे कॉलेजेस की बात आ जाए, आप उसमें हमारे नेट जेआरएफ पीएचडी पास बच्चों को नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं और फिर कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही, बैकलॉग को पूरा आप कर नहीं रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में। क्योंकि शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है, दलितों के, गरीबों के, बैकवर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। साजिश के तहत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया है, डाइट को बंद करने का काम किया है, जहां पर जेबीटी की ट्रेनिंग और उनकी भर्ती हुआ था। स्कॉलरशिप आप उनको नहीं दे रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पिछली टर्म में कहने लगे थे कि लाखों बच्चों को 21, 22, 23, 24 अरब 24-25 का सेशन आ गया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ना इसको गंभीरता से ले रही है। आरोही मॉडल स्कूल एजुकेशन को 21, 22, 23, 24 अरब 24-25 का सेशन आ गया,
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ना इसको गंभीरता से ले रही है। आरओई मॉडल स्कूल, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में 36 मॉडल स्कूल हमारे समय में बनाए गए थे। टॉप क्लास मॉडल स्कूल से उनमें स्टाफ को भर्ती करने की बजाय उनको बदलकर मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया। भिवानी बोर्ड से एफिलिएट करके उसको सीबीएसई के स्कूल बना दिए। क्या बात है, क्या हमारा भिवानी बोर्ड अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता? क्या कारण है कि उनको पीएम श्री स्कूल में आपने बना दिया? और आपने फिर उसके बाद, मैं कहना चाहूंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र मैं सुन रही थी, माननीय हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप कह रहे हैं 2025 तक आप करेंगे। आज तक उसके लिए करिकुलम नहीं डिसाइड हुआ है, कोई वर्कशॉप नहीं हुई है, स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की जा रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पर शिक्षा को इतनी लोअर प्रायोरिटी पर क्यों लिया जाता है। सैनिक स्कूल खोले जाने की बात हो रही थी लगातार, ठीक है, आज हम तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप बताएं, मातनेर में सैनिक स्कूल की घोषणा देश के डिफेंस मिनिस्टर पुराने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उसके बाद उस पर कुछ नहीं कार्य किया जा रहा है। और हमारा युवा जो नशे की चपेट में, उपाध्यक्ष महोदय, जो आ रहा है, हम जब गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हमारी माताएं बहनें रो रो कर कहती हैं हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। नशा क्या कारण है? सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती। नशे की चपेट में आ चुका हमारा ये युवा बर्बाद हो गया है, क्राइम में पूरी तरह से यह इस समय आ चुका है। और बात कर रहे थे एक विकसित हरियाणा की, अभी रिपोर्ट क्रिड की शामिल एक जो है पब्लिश हुई है, बड़ा दुख हुआ। हरियाणवी तो हम भी हैं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। दुख हुआ कि जो डाटा प्रोवाइडेड बाय द सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, द क्रिड, 70% ऑफ द हरियाणा और द बीपीएल कैटेगरी। हम किस विकास और विकसित भारत हरियाणा की बात कर रहे हैं? हरियाणा नंबर 1 की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 70% हरियाणा के लोगों को आपने गेहूं पर, बाजरे पर, चीनी और 2 लीटर के तेल पर गरीबी रेखा में उनको आप ले आए। केवल क्या खेल चला है इस सरकार में? क्या हुआ 2 सालों में कि 75 लाख लोग जो हैं, 75 लाख लोगों को बीपीएल श्रेणी में इंक्लूड कर लिया गया, जिसमें से मैं कहूंगी फरीदाबाद में, अगर मैं विशेष तौर से बात करूं, फरीदाबाद में आपके 1,90,90,964 बीपीएल धारक वहां पर कैसे ऐड हो गए, कैसे बढ़ गए वहां पर? और हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन तो केवल 2,80,00,000 है, और उसमें से ये हालत हो गई कि आप इसमें जो है इस तरह से ये जो टोटल बीपीएल की, सॉरी, जो हमने बीपीएल की संख्या बताई 2,80,00,000 में से हमारे 1,98,90,964 व्यक्ति जो है बीपीएल में आ गए। और फरीदाबाद में जो अगर मैं बात करूं, 14,19,691 लोग बीपीएल कैटेगरी में आ गए। और यही सीएम सिटी, जो पहले सीएम सिटी थी अब स्पीकर सिटी है, ये उसमें आ गए। तो क्या आप मुझे उपाध्यक्ष महोदय आप ये बताएंगे, जो बीपीएल श्रेणी में आए हैं, तो क्या बीपीएल के लाभ, जो 100 गज के प्लॉट है, जो स्कॉलरशिप है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हाउसिंग सुविधाएं हैं, जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप सभी इन बीपीएल को देने का काम करेंगे? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेने का काम करना चाहिए। बात हो रही थी सुरक्षित एक हरियाणा की, असुरक्षित श्रेणी में हमारा ये हरियाणा आज के समय में आ चुका है। अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक एडवाइजरी दी थी और सबसे पहला राज्य आप बना उपवर्गीकरण करने में। आप अच्छा होता अगर आप उस बैकलॉग को भरने की बात करते, अच्छा होता आप उस रोस्टर सिस्टम को लागू करने की बात होते, अच्छा होता आप अच्छे रोजगार देने की बात करते। ठीक है, आपने कर दिया, किस बेस पर कर दिया? अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है, केवल और केवल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं कह रहे, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूं, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? तो जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस लेकर आए। चाहता हूं, ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर क्यों नहीं है?
आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते। दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही। दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा पूरे देश में करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दो बयान। मंत्री जी पहले इस बात यहाँ पे, तो लीडर है नहीं। मंत्री जी पहले इस बात पे चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान देने का भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे। हमारी सरकार आएगी, हम मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज। आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष, वो क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए प्लीज, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि एक विधायक जब बोलेंगे तो बीच में। ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये बात करे वर्गीकरण। आप जवाब देते समय मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूं मैं। आपने स्पीकर सर परमिशन दी है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए, वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो ठीक है, वाजिब बात है। और वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं इन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था 1993-94 में कोर्ट ने स्टे कर रखा था। मंत्री जी एक मिनट पहले, मंत्री जी बैठिए। आप मंत्री जी बैठिए प्लीज। पहले इस विषय पे बैठिए, क्योंकि पहले इस बात में चर्चा हुई है कि जब तक एक विधायक बोलेगा बीच में कोई बोलेगा नहीं। प्लीज फैक्ट्स पे बोलो। उपाध्यक्ष जी मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस ने दिया था और एक कोर्ट से स्टे था, सुप्रीम कोर्ट कोई का भी डिसीजन आ गया। बार बीच में ना बोले जब तक बिना परमिशन के, क्योंकि इससे पहले नहीं ऐसे चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। नहीं इस प्रकार से चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से बीच में मत कीजिए। आपको समय दिया जाएगा, आप तब बोलिएगा। प्लीज बैठिए मंत्री जी, बैठिए क्योंकि ये पहले ही बात चली है कि बीच में ऐसे नहीं कोई बोलेगा और बिना चेयर से पूछे कोई व्यक्ति नहीं बात करेगा। इस वक्त पे बात हुई। प्लीज